सर किसी की एसेट। और क्या मैं एक प्रॉपर्टी हूं? क्या मैं एक प्रॉपर्टी हूं? ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूं। अब बताओ मुझे, क्या मैं एक प्रॉपर्टी हूं? यस सर। कैसे? सर क्योंकि हमारे खुद के मतलब कुछ कुछ राइट्स होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हम खुद को एक प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। भाई आप ये ध्यान रखो, प्रॉपर्टी मतलब एवरीथिंग। आपको विजिबल है कि नहीं? अच्छे से दिख रहा है? यस सर। एवरीथिंग विच हैज अ वैल्यू। हर वो चीज जिसकी कीमत है या वैल्यू है, उसे प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, इसे दूसरे वर्ड्स में बंडल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि जब वैल्यू है तो राइट्स भी निकलेंगे निकलेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं मिस्टर एक्स इज अ हॉट प्रॉपर्टी, मतलब ये कि मिस्टर एक्स की मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है। गुड्स एक्स इज अ हॉट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? वो जो एक्स नाम का गुड्स है उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी है। तो हर वो चीज जिसकी वैल्यू होती है बेटा, वो प्रॉपर्टी कहलाती है। आपको प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब समझ आया? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, केक क्या ये प्रॉपर्टी है कि नहीं? केक इज अ प्रॉपर्टी और नॉट? बिकॉज इट हैज अ वैल्यू, आप इसको परचेज करते हो, तो केक एक तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स है। सही बात है गलत बात है? यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टेल केक, केक सड़ गया, खराब हो गया है, तो क्या अब इसकी कोई वैल्यू है? नो। नहीं। उसको खरीदता है क्या कोई? कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या ये कोई प्रॉपर्टी है अब? नहीं। नहीं सर। प्रॉपर्टी मतलब हर वो चीज जिसकी कोई कीमत है, फिर वो इंसान हो, सामान हो, प्लेस हो, वर्ड हो, किसी भी चीज की अगर कीमत होती है तो उसे प्रॉपर्टी बोला जाता है। आप बताओ, आपको प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आपको प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब समझ? यस सर। आगे क्या लिखा है प्रॉपर्टी के? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है माइंड, आपका दिमाग। ठीक है, अब दोनों वर्ड्स को अगर मैं मिला दूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके माइंड ने क्रिएट करी है। जब आप अपने दिमाग से कमाना शुरू कर देते हो तो वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बन जाती है। एग्जाम्पल, अभी मैं अगर कोरोना वैक्सीनेशन का फॉर्मूला निकाल लूं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज मुझसे फॉर्मूला खरीदना चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी? अगर मैं हाँ सर। का फॉर्मूला निकालूं, बड़ी बड़ी कंपनीज मुझसे फॉर्मूला परचेज करना चाहेंगी। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ होगा? मेरे दिमाग में आया है। माइंड में। अब क्योंकि कि ये कीमत है और ये जेन्युइन है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? इंटेलेक्चुअल तो अब मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को डिफाइन करूं तो अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड आउट ऑफ ह्यूमन माइंड। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंसानी दिमाग से निकलकर बनी है उसे क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप बताओ, आपको कितना मतलब समझ आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? आपको यस सर। आगे। समझ आएगा? चलो और समझ लो। बताओ ये कौन है? ये कौन है पहले ये बताओ। जावेद अख्तर। मैं लिखते जा रहा हूं, आप जो बोल रहे हो। ये है जावेद अख्तर। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं ये? कौन है ये? करते क्या है? हाँ बताओ, जावेद अख्तर क्या करते हैं? न्यूज चैनल में बहस करने के अलावा। गुंजा क्या करते बेटा जावेद अख्तर? कोमल क्या करते जावेद अख्तर? पंकज क्या करते जावेद अख्तर? तनीषा सॉन्ग्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। और लिखता है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? राइटर। लिरिसिस्ट। हाँ। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये क्या करते हैं? सॉन्ग लिखते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। ये कौन है? चेतन भगत। पढ़े हो क्या एक आध बुक वुक इनकी? हाँ सर। तो ये कौन हुए? राइटर है क्या? ऑथर है? हाँ सर।
हाँ ठीक, बस मुझे पहचान के बताना कौन क्या है, ठीक है। तीसरी पिक्चर शो कर रहा हूं, बताओ ये कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्या थे? साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया होगा? साइंटिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया होगा? इन्वेंशन। ये कौन है? इनको जानते? आमिर खान। नहीं। ये जो 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर है रणछोड़ दास चांचड़ का, ये चांचड़। हाँ। इनकी लाइफ पर बेस्ड है। इनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। हाँ। ये भी साइंटिस्ट हैं, क्या है? साइंटिस्ट। ठीक, अब सब लोगों को देख लो, फिर एक बार में इसको कंपाइल करेंगे हम लोग। ये कौन है दादाजी? MDH मसाला। तो दादाजी को देख के ये याद आ जाता है कि आपको कौन सी कंपनी के ओनर है? हाँ। ये किसका सिंबल है? नाइक। नाइकी का। ये क्या है? ये क्या है? बोलो कोमल बेटा, ये क्या है? ऑरेंजेस। और उसके नीचे? रसगुल्ला। ओके, ऑरेंज कहाँ के फेमस है? नागपुर। नागपुर के। और रसगुल्ला? कोलकाता। डिस्प्यूटेड चल रहा है अभी भी इसका केस कोलकाता और उड़ीसा का। हो गया केस खत्म, ओडिशा जीत गए। हाँ। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये अपने मोबाइल को खोलना, ऐसा दिखेगा क्या ग्रीन ग्रीन? मदरबोर्ड। हाँ सर। ये सर्किट है, क्या है? सर्किट। और ये क्या है? अलग अलग तरह के डिजाइन्स हैं, राइट। आपने सारी पिक्चर देख ली, सब एक है कि सब में डिफरेंसेस हैं? ये बताओ आप पहले तो मेरे को। सारी पिक्चर एक जैसी है कि डिफरेंसेस है? डिफरेंस है ना सर। चलो अब शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जावेद अख्तर की और चेतन भगत की। ये ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। जो जावेद अख्तर जी हैं वो सॉन्ग्स लिखते हैं, गाने लिखते हैं। चेतन भगत जो हैं वो नॉवेल्स लिखते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है कि इनके जो नॉवेल्स या सॉन्ग्स है ना, ये कॉपी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कॉपी हो सकते हैं। जैसे कॉपी हो सकते हैं। आपको मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी कोचिंग वाले क्या करते हैं, किसी एक बड़े ऑथर की बुक लाते हैं। जैसे मैं क्लास 12 की बात करता हूँ, चलो आपकी क्लास 12 की बात करता हूँ। बीएसटी की बुक है पूनम गांधी, ठीक है। तो लिखी किसने ये बुक? पूनम गांधी नहीं तो लिखी है ना, सही बात है। बुक कितने की है? 498 रुपए की, 498 रुपीज की बुक है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, इसकी फोटो कॉपी करवा देते हैं और फोटोकॉपी करा के इनको ये बुक पड़ती है 100 रुपए की और स्टूडेंट्स में बांट देते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ। तो इससे एक बात बताओ, अगर ये फोटोकॉपी हो रही है बुक की, तो बुक के ऑथर का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। अगर मैं ये फोटोकॉपी 10 स्टूडेंट में बांटता हूं तो इसका मतलब ये है कि 10 स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल बुक नहीं खरीदी। तो इसका मतलब है 10 बुक का मतलब 4,980 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ओनर को? सेम चीज सॉन्ग है। अगर सॉन्ग चोरी हो जाए या इसकी बुक को कोई कॉपी करके बेचना चालू कर दे, मैं एक नॉवेल खरीद लेता हूँ, फोटोकॉपी आधे रेट में आप लोग को इस नॉवेल की देता हूं, तो क्या चेतन भगत का नुकसान हो रहा है, उसके पब्लिकेशन हाउस का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या हाँ सर। हो रहा है ना? तो भाई आप सीधी सी बात समझो कि जब आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हो तो उसको वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। आपके मन में अक्सर ये डर रहता है कि आपके काम को कोई कॉपी कर देगा, छाप देगा, तो आप क्या करते हो, एक तरह की स्पेशल प्रोटेक्शन ले लेते हो जिसे बोला जाता है कॉपीराइट। क्या बोला जाता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट
टू पब्लिश और परफॉर्म। आपके अलावा ना ही कोई पब्लिश करेगा ना ही कोई परफॉर्म करेगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। तो आप अपने दिमाग में इस बात को फिट करो, फीड करो कि जब भी कोई वर्क सॉन्ग से, लिटरेचर से या मूवी से या स्टोरी से रिलेट करेगा तो इन चीजों का कॉपीराइट होता है। क्या होता है? कॉपीराइट। और आपकी कॉपीराइट। परमिशन के बिना दुनिया का कोई इंसान आपके वर्क को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और यदि उसने किया तो आप उस पर्सन पर उठाकर केस डाल सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ आप ही का राइट है उस पर, आप कॉपीराइट दे दो उस पर। जैसे आपके मन में कभी गाने या शायरी वायरी आती है क्या? ऐसा फील नहीं होता है कि शायरी या गाना, अगर आपको ये यूनिक लग रहा है, आपको शायरी या सॉन्ग या स्टोरी आपको अपनी यूनिक लग रही है कि ऐसी पहले कहीं नहीं लिखी गई है, तो सबसे पहला काम आप क्या करवाना उसका? कॉपीराइट। कॉपीराइट करवाना। आप एक बार अगर कॉपीराइट करा दिए तो आपकी परमिशन के बिना आपके उस वर्क को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है? आपको कॉपीराइट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर। क्या अच्छे से समझ आया? आप पढ़ क्या रहे हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, ये आपके माइंड से क्रिएटेड है, तो गाने दिमाग से ही तो आते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे पहला टाइप क्या हुआ? कॉपीराइट। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है अपने वर्क को पब्लिश या परफॉर्म करने का। तो ये बात हो गई आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड। अब दूसरे के कॉलम में कौन थे? हमारे साइंटिस्ट थे जो इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इन्वेंशन के होते हैं फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले कॉपी नहीं होते, फॉर्मूले चोरी हो सकते हैं। तो अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है और आपको उस इन्वेंशन का प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप जो एक्सक्लूसिव राइट देते हो उसको पेटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट। ये क्या है आपका? एक्सक्लूसिव राइट ओवर इन्वेंशन। आप जो भी इन्वेंट करते हो उस पर आपका जो एक्सक्लूसिव राइट है, आपका अधिकार है, उसे पेटेंट कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट होगा और आपका कोई भी इन्वेंशन होगा तो उसका पेटेंट होगा। आपको मेरी बात एकदम अच्छे समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। तो आप एक बात बताओ, जो सीएस की मॉड्यूल छपती है उसका कॉपीराइट होता है कि पेटेंट होता है? जो सीएस की मॉड्यूल्स आती हैं, जो बुक्स आपके घर आती है, उसका कॉपीराइट है कि पेटेंट है? बोलो। कॉपीराइट है सर। उसका कॉपीराइट है। क्यों कॉपीराइट है? क्योंकि लिटरेचर वर्क है, लिखा हुआ है। तो आपको ये दूसरी बात समझ आ गई, आर्टिस्टिक वर्क का हमेशा कॉपीराइट करवाना है, इन्वेंशंस का हमेशा पेटेंट होगा। ठीक है? उसके बाद अब तीसरे कौन है? दादाजी आ गए, असली मसाले, सच सच एमडीएच। तो जब इन दादाजी को आप देखते हो या एमडीएच देखते हो, आपके माइंड में सबसे पहली बात आती है ये स्पाइसेस है, मसाले हैं। ठीक? हम जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि मसाला है, तो अक्सर आप लेते हैं एवरेस्ट का या एमडीएच का। आप जब शू खरीदने जाते हो तो आप ये साइन जरूर देखते हो, अगर ये साइन का तो आपको इसमें लगता है कि अच्छा ब्रांड है। अच्छा ये बताओ, तो ये किसका मार्क है? ये किसका मार्क है? ऑडी। तो आपको ऑडी बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप ये मार्क देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। और बताओ मेरे को, ये किसका है? शाहरुख खान। तो आपको अगर लग रहा है कि आपका कोई मार्क है या आपका कोई सिंबल है या आपका कोई स्लोगन है जो वाइडली पॉपुलर हो गया है, मतलब जिसको अब सब लोग जानने लग गए हैं, तो आप क्या करते हो? उसका एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हो कि आपके उस मार्क या सिंबल या स्लोगन का कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, और इस एक्सक्लूसिव राइट को कहते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब बिजनेस, मार्क माने आपके बिजनेस का मार्क। क्योंकि ये मार्क या सिंबल या स्लोगन इतना पॉपुलर हो गया है कि इसके नाम से लोग प्रोडक्ट को जानने लग गए हैं, तो इसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं डर के आगे जीत है, तो क्या बोलना चाह रहा हूं? किसका है ये स्लोगन? माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू का है, तो कुछ मीठा हो जाए।
कैडबरी। मेरे को भाई ये नहीं बताना पड़ा ना कि वो चॉकलेट है, आपने तो कुछ मीठा होता के नाम से ही बता दिया। तो ये सब चीजों का हो गया ट्रेडमार्क। अब कैडबरी के अलावा कोई और कुछ मीठा हो जाए का यूज नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ गई? अच्छे समझ आ रहा है? हाँ सर। देखो क्या लिखा है, ऑरेंज कहाँ के फेमस है? नागपुर के। रसगुल्ला कोलकाता के। अब यार ऐसा है कि ऑरेंज तो पूरे देश में मिलते हैं, सही बात है गलत? हाँ। तो फिर वाई नागपुर? वाई नागपुर? ऑरेंज तो पूरे देश में मिलते हैं, नागपुर क्यों? बताओ। टेस्ट अच्छा रहता है उसका। बताओ। ऑरेंज तो ऑरेंज है भाई बहन, हर जगह के अच्छे रहते हैं। श्रुति क्यों ऐसा होगा बेटा? ऑरेंज नागपुर के ही क्यों? तनीषा? क्वालिटी सर। तो बाकी जो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं उसमें क्वालिटी नहीं है? क्या होता है, ऑरेंज का जो वाइड प्रोडक्शन है, और अगर मैं बोलूं मेन ओरिजिन है, वो नागपुर से निकला है, इसलिए नागपुर के संतरे फेमस हैं। कोलकाता में रसगुल्ले बनना शुरू हुए थे, बोलते हैं उसका ओरिजिन है, इसलिए कोलकाता के रसगुल्ले फेमस है। पेठे कहाँ के फेमस है? पेठा आगरा। आगरा में सर। खुश हो गए तुम लोग? आगरा। पेड़ा? पेड़ा कहाँ का? मथुरा का है सर। हाँ, मथुरा। हाँ। पोहा? महाराष्ट्र। आपने वो देखा, जो भी सेव दुकान होती है अक्सर इंदौर सेव भंडार के नाम से ज्यादा होती है। हाँ। तो क्या होता है, क्योंकि ये चीजें इन जगहों की स्पेशलिटी है, तो आप चाहें तो इसका भी एक्सक्लूसिव राइट दे सकते हैं। आपका मतलब होता है वो रीजन, और इस एक्सक्लूसिव राइट को कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मेरे कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नागपुर के ऑरेंजेस फेमस है, तो नागपुर के जो स्टेट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि ये हमारी स्पेशलिटी है। तो जब ये एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो ज्यादा रेट पे इसको आराम से बेच पाते हैं। कोलकाता के रसगुल्ले हैं, तो कोलकाता गवर्नमेंट ने अप्लाई किया कि हमको इसके एक्सक्लूसिव राइट दे दो, मतलब हम कहीं भी बताएं अगर ओरिजिन कहाँ का है रसगुल्ला, तो हम बताएंगे कोलकाता का है। तो ये भी एक राइट है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। अब मैंने आपको देखो अलग अलग तरह के राइट्स बताए, ठीक? अब आप मेरे एक सवाल का जवाब देना बेटा। आप मेरे को ये बताना कि सपोज करो मैंने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की एक बुक लिखी है, तो इसके लिए मुझे कौन सा एक्सक्लूसिव राइट देना चाहिए? कॉपीराइट। कॉपीराइट। आप मुझे ये बताओ बेटा कि अगर मैं अपनी एक कोचिंग स्टार्ट किया और उसकी एक मार्किंग रखा हूं CPS, वी बिलीव इन एक्सीलेंस, तो ट्रेडमार्क। मैंने एक नई तरह की मशीन इन्वेंट करी है, पेटेंट। मैं एक बहुत बड़ा बाबा बन गया हूं और एक रीजन सिर्फ मेरे कारण जाना जाता है, JK बाबा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता लेंगे सर। हाँ सर। कौन कौन सी है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एक बात बताओ मेरे को, एक बहुत बड़ा बिल्डर है, बिल्डर ने एक मैप बनाया कॉलोनी का, बहुत खूबसूरत मैप है, बहुत प्रॉपर कॉलोनी उसने बनाई है, मान लो स्मार्ट सिटी बनाई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस में होना चाहिए? क्या कॉपीराइट में हो सकता है?
नो नो। सर पेटेंट आर्टिस्टिक कॉपीराइट्स का होता है। ट्रेडमार्क हो सकता है। वो तो नहीं, सिंबल सिंबल, मार्क, स्लोगन रहता है। पेटेंट का हो सकता है पेटेंट क्या? होगा। इन्वेंशन Yes, sir. क्या कोई है कि ड्राइंग है बस एक? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वो तो एक एरिया की स्पेशलिटी का होता है, ये तो सिर्फ एक डिजाइन है ना। पेटेंट होगा। सर पेटेंट होगा। अब ना ये बार बार क्वेश्चन फंसता था कि अगर कोई एक बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया है, उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाए, तो उसके लिए आपको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब ये आपकी 5वीं कैटेगरी हो गई। हमेशा याद रखना, जब आप किसी तरह का सर्किट बनाते हैं, आप कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देंगे तो उसका डिजाइन बनाना जरूरी है। जैसे वॉशिंग मशीन अगर इस शेप की है तो किसी ने सोचा होगा ना कि इस शेप की वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, किसी ने तो डिजाइनिंग करी होगी। अगर बिल्डिंग के कॉलम्स हैं, बिल्डिंग के फ्लोर्स है, तो किसी ने तो डिजाइन करे होंगे। तो अगर आपको अपने डिजाइन्स को प्रोटेक्ट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। किसमें करवाना होता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। तो अभी ऑन द टिप होना चाहिए, मेरा वर्क अगर आर्टिस्टिक है तो कॉपीराइट, मेरा वर्क अगर इन्वेंशन है तो पेटेंट, अगर कोई मेरा मार्क या स्लोगन है तो उसका मैं क्या कराऊंगा? टीएम, ट्रेडमार्क कराऊंगा। मेरे एरिया की स्पेशलिटी बताने के लिए क्या होगा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होगा। और आखिरी में अगर मैं कोई डिजाइन बनाऊंगा तो उसका क्या होगा? इंडस्ट्रियल डिजाइन होगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ, ये जो रसगुल्ले की मैंने बात बताई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता और ओडिशा के बीच केस चल रहा था। ओडिशा का कहना यह था कि रसगुल्ला हमारी देन है, कोलकाता का कहना था कि रसगुल्ला हमारी देन। ठीक है, तो बताओ कौन जीता होगा? कौन जीता होगा? ओडिशा केस जीत गई। ऑन लीगल बुक्स रसगुल्ला का ओरिजिन ओडिशा से है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ओडिशा को मिल गया। ये ध्यान रखना, इस बात को भूलोगे तो नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब आगे जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को सुनना, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मैं भेजूंगा, है ना? यस सर। अगर आपने कॉपीराइट करा दिया तो कितने टाइम का आपको कॉपीराइट मिला होगा? कितने टाइम का एक्सक्लूसिव राइट आपको मिला होगा? ये भी तो क्वेश्चन है। आपको मैं पूरा इतना रटा डालूंगा, ये आपको हर चीज आती रहेगी, बस आप ध्यान देकर पढ़ो। अगर आपने लाइफ प्लस 60 years। आपने अगर किसी चीज का कॉपीराइट कराया है तो आपका टर्म होगा 60 साल का। एक मिनट ऐसे कर देता हूं इसको। आपका टर्म होगा आपकी जिंदगी भर का, लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा हो, और मरने के बाद भी 60 साल। इतने टाइम का कॉपीराइट मिलता है। तो आज मैंने गाना लिख दिया, उसको कॉपीराइट करा दिया, तो सारी जिंदगी मेरे नाम का रहेगा वो गाना, और मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद भी 60 साल तक मेरे नॉमिनेशन के नाम पे रहेगा। कितना समझ आई मेरी बात? अगर हमने किसी चीज का पेटेंट करवाया है तो इसका टर्म जो होता है 20 साल का होता है, एंड रिन्यूएबल। आप जब किसी इन्वेंशन का पेटेंट कराते हो तो पेटेंट 20 साल का होता है, और आप चाहें तो उसको रिन्यू करा सकते हैं। आपको मेरी बात कितनी समझ आई? यस सर। तो बताओ कॉपीराइट कितने टाइम के लिए हुआ है? कॉपीराइट कितने टाइम के लिए हुआ? लाइफ टाइम, और उसके मरने के बाद 60 साल तक। 60 साल। पेटेंट कितने टाइम के लिए हुआ? 20 years रिव्यू करा सकते हैं। ट्रेडमार्क का जो टर्म होता है वो होता है 10 years एंड रिन्यूएबल। 10 साल के टर्म के लिए होता है। ध्यान रहेगी बात? यस सर। देख लो, कॉपीराइट लाइफ टाइम, मरने के बाद भी 60 साल, पेटेंट 20 साल के रिन्यू होता है, ट्रेडमार्क 10 साल के बाद रिन्यू होता है। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? चौथा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसका टर्म जो होता है वो 5 year एंड रिन्यूएबल। 5 साल, और 5 साल के बाद क्या हो जाता है? रिन्यू हो जाता है।
गेटिंग? और आखिरी इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन का जो टर्म है वो 5 to 10 ईयर्स का होता है। और उसके बाद क्या करा सकते हो? रिन्यू करा रिन्यू करा सकते हो। आपको अभी तक जितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छे से कॉन्फिडेंट थी? यस सर। चलो मेरे फिर सवाल का जवाब दे दो। गुंजा इज आ आएगा कि एन आएगा? ए। Gunja is a brilliant author. She has written a novel, but due to shyness in her nature, she published knowledge दिख रहा है यार मैं। She published novel in name of Angel G. Determine the term of copyright. दिमाग लगा के बोलना, सोचो। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ आ रहा है? गुंजा एक ब्रिलियंट ऑथर है, उसने एक नॉवेल लिखा है, बट क्योंकि वो थोड़ा शर्माती है इसलिए नॉवेल में उसने एक दूसरा नाम अपना इस्तेमाल किया है, एंजल जी नाम का। तो आप बताओ क्या उसको कॉपीराइट मिलेगा, और मिलेगा तो कितने टर्म का मिलेगा? बोलो, सोचो, बताओ। ये क्वेश्चन है आपसे। हाँ वेदिका बोलो बेटा। गुंजा बताओ। तनीषा क्या आंसर होगा इसका? कोमल क्या आंसर होगा इसका? बोलो। पंकज क्या आंसर होगा इसका? सर लाइफ प्लस 60, लाइफ प्लस 60 होगा। तो वो तो अपना नाम सामने नहीं जा रही है तो। बट सर स्टिल फिर भी हो ही जाता है ये, मतलब तो कोई दूसरे नाम से भी हो जाता है। बाकी लोग बताओ। हाँ तनीषा बोलो। सर वही लाइफ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि वो दूसरा नेम यूज कर रही है, और नेम है तो वो नेम तो रहेगा ही। अब यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा हूँ मेरी बात याद रखना, अगर आप ओरिजिनल ऑथर के नाम से जा रहे हो तो आपका टर्म जो होता है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स है। लेकिन यदि आप फेक नेम से गए हो जैसे एंजल जी, तो इसको मैं बोलूंगा ये सुडोनिमस नेम है। कैसा नेम है? सुडोनिमस मतलब होता है डिफरेंट नेम। तो इस सिचुएशन में लाइफ टाइम की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लेकर आए हो, तो आपका टर्म सिर्फ 60 साल का होगा। ये बात ध्यान रहेगी आपको। आप जब ओरिजिनली जाओगे, अपना नाम इस्तेमाल करोगे, अपना कार्ड दिखाओगे, मतलब आप हो जीवित हो, आप रियल आइडेंटिटी हो, तो आपको लाइफ टाइम और 60 ईयर मिलता है। और अगर आप डिफरेंट नेम से रजिस्ट्रेशन कराना चाहोगे या कॉपीराइट कराना चाहोगे तो केवल 60 साल का मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आई? चलो इन शब्दों का मतलब पता है कि नहीं बताओ मेरे को। सुडोनिमस तो मैंने बता दिया, डिफरेंट नेम। जैसा आपका नाम, जैसे मान लो पंकज है, ठीक, और आप अपनी कविताएं लिखते हो दूसरे नाम से, सागर के नाम से, तो पंकज के नाम से रजिस्ट्रेशन कराएगा तो लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर, और सागर के नाम से जाएगा तो सिर्फ कितना मिलेगा? 60। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या होना चाहिए? और इस वर्ड का मतलब पता है कि नहीं बताना। पॉस्थमस, इसका मतलब पता है? पॉस्थमस वर्ड आपने सुना है?
नो सर। पॉस्थमस मतलब होता है आफ्टर डेथ। अगर किसी का कोई वर्क है और वो पर्सन मर गया है, अब उसके घर वाले अगर उसके वर्क का कॉपीराइट कराना चाहे तो उनको भी 60 साल का मिलता है। जैसे मान लो एक्स नाम का पर्सन है, उसने एक वर्क किया तो था, बनाया था, बट कॉपीराइट देने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो अब कॉपीराइट कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। वाई कौन है? एक्स का बेटा है। तो इसको पॉस्थमस कॉपीराइट बोलते हैं और ये भी 60 साल का होता है। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा No, एक sir. बात बताओ, इनका नाम आपने सुना है क्या? सलीम जावेद का नाम सुना है आपने? नहीं सुने होंगे। जो बहुत सारी हिट फिल्में 90s 70s की, जैसे शोले, शोले दिख रहा था, शोले और शान, जंजीर, ये सब की फिल्मों के नाम सुने हो क्या? हाँ। Yes, sir. इन सब की राइटिंग सलीम जावेद ने की है। यहाँ पे सलीम जो है, ही इज पापा ऑफ सलमान खान। ठीक है, और जावेद माने जावेद अख्तर। ठीक, ये दोनों साथ में लिखते थे। अब क्या हुआ, सलीम जावेद ने शोले मूवी की स्टोरी का कॉपीराइट जॉइंटली दिया। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई दोनों ओरिजिनल है, मिलकर गए तो इनको टर्म मिला लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। मेरा आपसे सवाल ये, किसका लाइफ टाइम? सलीम का कि जावेद का? सलीम का कि जावेद का, किसका लाइफ टाइम? दोनों का सर। दोनों का। दोनों. मान लो अभी तो हुआ नहीं ऐसी बात, सलीम की डेथ हो गई तो कौन बचा? जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर की लाइफ खत्म होने के बाद फिर 60 साल चालू होगा। आई मेरी बात समझ में? जो लास्ट सरवाइव करता है उसकी मौत के बाद 60 साल चालू होता है। तो आपको ये पूरा टर्म अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो आप। ओरिजिनल में कितना है, सुडोनिमस में कितना है, पोस्थोमस में कितना है, सब समझ आया? यस सर। हाँ सर। जॉइंट वर्क में कितना है ये भी समझ आ गया? कहां Yes, से sir. गिना जाएगा? लास्ट सर्वाइविंग पर्सन से। कहां से? सर्वाइविंग पर्सन। बच्चा वहां से गिना जाएगा। आपको इतना अगर क्लियर है, आपको मैं इसका वीडियो भी भेजूंगा, आप एक दोबारा इसको देखना, तो मैं फिर इसको आगे आपको कराना स्टार्ट करूंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका एग्जाम में वेटेज 10 मार्क का है, इस चैप्टर का 10 मार्क्स का ही चैप्टर है। मैं आपको डायरेक्टली टेक्निकल चैप्टर से इसलिए शुरू करा रहा हूं क्योंकि हार्ड पोर्शन से फिर इजी में आओगे तो बहुत आराम से आपसे बनेगा ये सब पूरा एग्जीक्यूटिव, है ना? तो इसको एकदम प्रॉपरली आप पढ़ लो, समझ लो, वीडियो भी एक बार देख लेना इसका। ठीक है बेटा? यस सर। ये कर दो। हाँ, कल सर। का टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, मैं ओके आपको सर। बताऊंगा। आज के लिए इतना हमारा काफी है, आप इतना पढ़ लीजिए, है ना? लिंक वही रहेगा, टाइम कल का मैं आपको बताऊंगा, सुबह ही रहेगी क्लास, टाइम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।